हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किए थे लास्ट लेक्चर्स में। अब हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और हैं हमारे पास, उनको कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू ऑफ द earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. मीन्स अगर आपको करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को सही से मैच करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक करंट ईयर, एक है हमारे पास नेक्स्ट ईयर और एक है हमारे पास प्रीवियस ईयर। अगर हम देखें तो करंट ईयर का एक रेवेन्यू है, उसके एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट ईयर का भी एक रेवेन्यू है, उसके भी एक्सपेंसेस हैं। और प्रीवियस ईयर का भी रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं। अगर हम इस बात को सही से समझें तो अगर हमें हर साल की प्रॉफिटेबिलिटी को करेक्टली निकालना है तो हमें उसी साल के रेवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंसेस से मैच ऑफ करना होगा। सेम ईयर रेवेन्यू शुड बी मैच्ड अप विद द सेम ईयर एक्सपेंसेस सो दैट यू गेट द करेक्ट प्रॉफिट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने मैचिंग गलत कर दी, ठीक है, सो इन दैट केस यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। कैसे? देखो, सिंपल सा बात है यहाँ पे। अगर आपने करंट ईयर का रेवेन्यू ले लिया और एक्सपेंसेस आप ले रहे नेक्स्ट ईयर के, या मान लीजिए एक्सपेंसेस ले लिया आपने करंट ईयर के और रेवेन्यू आप ले रहे नेक्स्ट ईयर, ये मैचिंग गलत हो जाएगी। मैचिंग सही होगी अगर आपके एक्सपेंसेस सही लेंगे आप, तो ही आपका जो प्रॉफिट है वो करेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है ऐसा एक्सपेंस जो एक्रू और ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर, जबकि आपने उसको पे कर दिया है, इसका पेमेंट या सेटलमेंट हो चुका है करंट ईयर में। फ़र्क इतना है, ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आप करंट ईयर में पे कर चुके हो, बट ये एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं है, ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो पीएनएल जो रेवेन्यू होगा वो इससे मैच होगा, न कि करंट ईयर के रेवेन्यू से मैच होगा। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना होता है कि कौन सा एक्सपेंस कब कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तभी आपकी मैचिंग सही होगी। क्योंकि हमारा जो मैचिंग ग्राउंड है, जहाँ पे मैचिंग करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, वो हमारा मैचिंग ग्राउंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग करते हैं हमारी। तो हमको मैचिंग करते समय ध्यान रखना है कि कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, कौन सी इनकम लेनी है। अगर आपने कोई ऐसी इनकम है, जैसे मान लीजिए आपको एडवांस इनकम मिली, यू गेट एन एडवांस इनकम, आपको एक पार्टी का ऑर्डर मिला जिस ऑर्डर को आपको नेक्स्ट ईयर फुलफिल करना है, बट उस पार्टी ने आपको कुछ एडवांस अमाउंट दे दिया, तो ये जो एडवांस अमाउंट आपके पास आया ये आपके एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम और इनकम दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एडवांस इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो एक्रू और ड्यू होगी नेक्स्ट ईयर, जब वो, पर आपको रिसीव कब हो गई है, आपको रिसीव हो गई करंट ईयर। जबकि इनकम कौन सी होती है, जो अक्रू एंड ड्यू हो गई है करंट ईयर में। हो सकता है वो करंट ईयर में रिसीव भी हो गई हो, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो, बट वो आपकी करंट ईयर की इनकम है, क्योंकि एक्रू और ड्यू कब हो रही है, करंट ईयर में ड्यू हो रही है, जबकि एडवांस इनकम नेक्स्ट ईयर में ड्यू हो रही है। तो एडवांस इनकम इज नॉट ए इनकम फॉर द करंट ईयर। आप इसको, ये नेक्स्ट ईयर में एक्रू और ड्यू हो रही है, तो आपको इसको नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो द अल्टीमेट इज दैट you have to take care about the expenses and income, so that when you are matching those expenses and income or revenue, you should get the correct answer. Otherwise you will get the wrong answer अगर आप उसकी मैचिंग गलत कर देंगे तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट इज़ अ वेरी इजी काइंड ऑफ कंसेप्ट। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है, बट हमें कुछ बस छोटी सी चीज़ समझने का है। देखते हैं हम ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच हैव ड्यूअल एस्पेक्ट, और यू कैन से विच हैव one aspect that is debit and another aspect that is credit.
और ये दोनों एस्पेक्ट्स इक्वल है, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ एस्पेक्ट्स आर इक्वल, so you have to record only those transactions. The transactions in which there is a single aspect are not recordable. अब देखिए सिंगल एस्पेक्ट कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में किसी ने हमें गिफ्ट पे किया, गिफ्ट दिया, किसी पर्टिकुलर चीज़ का या किसी पर्टिकुलर एसेट का हमें गिफ्ट मिला है, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हमें गिफ्ट मिला है तो हमने कुछ पे नहीं किया है उनको, दैट इज ए सिंगल एस्पेक्ट, सो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेबल। तो वही एस्पेक्ट्स, वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे जिनमें ड्यूअल एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड है, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है पूरा वो इस इक्वेशन पे बेस्ड है दैट सोर्स ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। हमारे पास बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है, जो सोर्स ऑफ फंड है, उतना ही पैसा हम अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो अगर ये इक्वेशन को ट्रू रहना है, इफ दिस इक्वेशन वांट टू बी ट्रू एट एवरी लेवल, एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है या सिंगल एस्पेक्ट है, you cannot record that transaction. This is a basic of dual aspect concept, that you have to record only those transactions which have dual aspect. Now, अब हमारे पास बच्चों वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइबल का मतलब क्या है। हमारे अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हमें करनी होती है, बट ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइबल का मतलब है चेकेबल, ये ऑब्जेक्टिव चेकेबल होना चाहिए। हम इस ऑब्जेक्टिव को से हम ट्रांजैक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है बट ये ऑब्जेक्टिव चेकेबल होना चाहिए, हम ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकें। और ट्रांजैक्शंस चेकेबल है, वेरीफाइबल तभी होंगे when each and every transaction have some evidence। और ये एविडेंस क्या हो सकता है, एविडेंस आर वाउचर्स। वाउचर्स मीन सम पेपर डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने अमेजोन से कुछ मंगवाया, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से हमने कुछ परचेज किया, तो ऑब्वियसली जब हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी सेलर से हम कुछ परचेज करते हैं तो वी गेट सम बिल, वी गेट सम इनवॉइस। या हम जब भी किसी को सेल करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो वी ऑल्सो गिव हिम invoice, that invoice is evidence। so accounting आपकी तभी fruitful है, या आप कह सकते हैं accounting is without window dressing when there is some object, when there is some verifiable objective behind that, means when the transactions can be verified, when the transactions can be checked out with some evidence। so this is about verifiable objective concept। this is a very important concept। हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है हमारा प्रोफेशन है सीए प्रोफेशन, वो सीए प्रोफेशन का काम ही यही होता है। एक्चुअल में सीए जो होता है वो आपके ट्रांजैक्शंस के साथ जो एविडेंस अटैच्ड है उन्हें चेक करता है। सीए का काम ही यही होता है, ऑडिट करता है वो। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का बेसिक मीनिंग होता है ट्रांजैक्शंस आपने जो भी रिकॉर्ड किए उनके साथ जो एविडेंस है, किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ जो एविडेंस है, सीए आकर उन एविडेंसेस को चेक करता है दैट वेदर द ट्रांजैक्शन इज करेक्ट और नॉट। अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाइबल नहीं है तो सीए उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आया है जस्ट टू maintain the uniformity of the accounting, just to maintain the comparability of the accounting। और you can say कि आपकी अकाउंटिंग फ्रूटफुल तभी है, ये फ्री फ्रॉम बायसनेस है, बायस नहीं है अकाउंटिंग आपकी, जब ट्रांजैक्शन के साथ एविडेंसेस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब रेवेन्यू या जो आपकी सेल है उसको रिकॉग्नाइज करना, सेल को रिकॉग्नाइज करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी सेल रिकॉर्ड कर दें। हमें सेल को रिकॉग्नाइज करना है, हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है कुछ कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद। जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी हमें उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। देखो कैसे, उसमें पहली कंडीशन है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेवेन्यू हैज़ बीन एंटर्ड इनटू मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। सो ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड
इट मीन्स जब ट्रांजैक्शन हो चुका है, अक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, तभी आपको रिकॉग्नाइज करना है। एंड मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है आपके साथ ऑब्लिगेशन टू रिसीव द रेवेन्यू हैज बीन एस्टैब्लिश। आपका जो रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो आपकी सेल है, वो कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही साथ एंड जो पैसा रिसीव करने का ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द मनी, उस ट्रांजैक्शन से जो पैसे आने का जो ऑब्लिगेशन है टू रिसीव द मनी इज एस्टेब्लिश्ड। मतलब आपको पक्का है कि आपके पास पैसा आ जाएगा, देन ओनली यू शुड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अगर आपको पक्का नहीं लगता, कि आपको लगता है पैसा नहीं आएगा, तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सेल ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर देते हैं, और हमने रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता पड़ा कि जिसको हमने माल बेचा था, जिसको हमने सेल किया था, वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, उसका हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम इस सेल को तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया वो कभी कैंसिल नहीं किया जाता। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पैसा नहीं आएगा और हमें पता लग गया, तो हम एक एंट्री और पास करेंगे जिसको कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है पैसा डूब गया, इट्स अ लॉस। लॉस की एंट्री और पास कर देंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, जो हमने सेल रिकॉर्ड किया वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमारा रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया और पैसा भी नहीं आया सामने वाली पार्टी का, तो उससे आपको नुकसान क्या होगा, जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है बुक्स और अकाउंट्स में, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। इस रेवेन्यू से पैसा नहीं आया है सपोज मान लीजिए, मतलब ऑब्लिगेशन टू रिसीव द मनी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द रेवेन्यू इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो आपको मालूम है इस रेवेन्यू से पैसा नहीं आएगा, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट उस पर आपसे टैक्स ले लेगी, तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आपको ऐसी ऐसी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ रहा है जो इनकम आपको मिली ही नहीं, जो पैसा आपको मिला ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये होगा कि टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो न तो पैसा आया पार्टी से, और टैक्स लायबिलिटी और बढ़ गई। सो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर, मीन्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। रेवेन्यू को ढंग से रिकॉग्नाइज करना होता है। रेवेन्यू ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। एक और चीज़ है, अगर आपने गलत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, तो इट विल काउंट टू विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी जो स्कैम्स होते हैं बड़ी कंपनीज में, वो ऐसे ही होते हैं। बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नो। सो ट्रांजैक्शन होना, अक्रू होना, और पैसा आना, रिसीव हो जाना, पक्का हो जाना, दैट इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंडीशंस। नो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कन्वेंशन पे। दिस इज बेसिकली कन्वेंशन, दिस इज बेसिकली नॉट अ कॉन्सेप्ट। हमारा कन्वेंशन क्या है, हमारा कन्वेंशन है, या कन्वेंशन या प्रैक्टिस है कि अगर हमने, कंसिस्टेंसी बोलता है कि अगर हमने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस या अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, तो ईयर आफ्टर ईयर हमें उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते जाना है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इफ़ वी काउंट फॉर डेप्रिसिएशन, अगर हम किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक है हमारे पास WDV मेथड। दो मेथड्स हमारे पास है, SLM एंड WDV। अब होता क्या है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लिया है किसी पर्टिकुलर ईयर से, तो आपको आने वाले कई सालों तक आपको सेम मेथड अडॉप्ट करना है, SLM अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले साल SLM अडॉप्ट कर लिया, दूसरे साल आपने WDV से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, फिर तीसरे साल वापस आपने SLM अडॉप्ट कर लिया, फिर चौथे साल आपने WDV से चार्ज कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपनी मर्जी से किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करके वापस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अडॉप्ट नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट अडॉप्टिंग दैट, तो क्या होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो बेसिक कैरेक्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेरेबिलिटी इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप पॉलिसी को बार बार चेंज कर रहे हैं,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी हैम्पर हो चुकी है, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो चुकी है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूनिफॉर्मिटी खत्म हो चुकी है तो कंपैरेबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। आप अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने दो पर्टिकुलर ईयर की आपकी कंपनी मान लीजिए और दो पर्टिकुलर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप उन दो पर्टिकुलर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तभी कंपेयर कर पाएंगे जब आपने दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रखी हो। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को बार बार चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कंपैरेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो यूनिफॉर्मिटी वो आपने खत्म कर दी पॉलिसी चेंज कर करके। सो you have to follow the consistency principle and you cannot change the accounting policies year after year. One accounting policy once adopted, it has to be maintained for year after year. इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी और कंपेरेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अब ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप एक फाइनेंशियल पॉलिसी को या अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अकाउंटिंग पॉलिसी एब्सर्ड होने लगती है, मतलब इट इज़ नॉट मैचिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो ऐसे तीन केसेस हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं या अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते समय कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने के लिए बोलती हैं? पहली कंडीशन है इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट। मान लीजिए आपने एसएलएम मेथड अडॉप्ट कर रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, और डेप्रिसिएशन का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ पे हर एक फाइनेंशियल आइटम के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है कि आपको उस फाइनेंशियल आइटम को कैसे डील करना है, वो कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सपोज मान लीजिए आपने एसएलएम अडॉप्ट कर रखा है और अब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहता है कि आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आ जाओ। तो जब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आ जाओ, तो इन दैट केस आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं और आप एसएलएम को चेंज करके डब्ल्यूडीवी पे आ सकते हैं। पहला केस। सेकंड इज स्टैट्यूट और लॉ सजेस्ट। लॉ कहता है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में जो कंपनीज हैं, कंपनीज के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनीज को कि आप अभी तक एसएलएम अडॉप्ट कर रहे थे, पहले आपने एसएलएम अडॉप्ट किया, अब आप इसको चेंज करके डब्ल्यूडीवी पे आ जाओ। तो जब लॉ सजेस्ट कर रहा है, जो लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो लॉ ही कह रहा है आपको कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करो और कंसिस्टेंसी को ब्रेक करके आप नए अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर लो, तो आप उस केस में नई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड केस इज if change in policy will give the more true and fair presentation and preparation and presentation of financial statements। अगर आपकी पॉलिसी अगर आप चेंज करना चाहते हो और इसलिए चेंज करना चाहते हो कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रिपरेशन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा? ट्रू एंड फेयर। दैट बिकम्स ट्रू एंड फेयर, मोर ट्रू एंड फेयर। एक्चुअल में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो बेसिक कैरेक्टर वो ये है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉलिसी चेंज करने की वजह से आपका जो ऑडिटर है, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, वो आपको सजेस्ट करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर ट्रूथ और फेयरफुल हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है? उस केस में अकाउंटिंग पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हो। So these are the three conditions when you can change your accounting policy, when you can change you can break the consistency. Otherwise, consistency convention is saying that you have to follow accounting policy, same accounting policy year by year. So guys, यहाँ पर आके हमारा consistency principle complete हो गया और यहाँ पे आकर हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।